हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। एचआरएम का आखिरी वाला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जी बिल्कुल, ये क्या है बेटा? ये एचआरएम का लास्ट वाला चैप्टर है। ओ हेलो सुनो, एचआरएम का क्या है? एचआरएम का लास्ट वाला क्लास है। एक मिनट, एचआरएम का भाई लास्ट वाला क्लास करने जा रहे हैं, लास्ट वाला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जॉब इवैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो भाई गौर फरमाओ, एचआरएम खत्म होने वाला है, पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल्ड वे में खत्म कर दिए भाई। ठीक है, अब बस लर्निंग का काम है, लर्निंग का काम बिल्कुल आपका है। इसके बाद वन शॉट आएगा, मैराथन आएगा, सब कुछ आएगा, तो धैर्य रखना, सब कुछ आएगा, सब कुछ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन का, कि जॉब इवैल्यूएशन क्या है। जॉब इवैल्यूएशन दोस्तों एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे आप इवैल्यूएट करते हो जॉब्स को, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट करता है कि ये जॉब कैसा है। इसमें पर्सन को नहीं, जॉब को जाता है कि ये काम कैसा है, इसमें कंपेंसेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, पूरा जॉब को एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ये जॉब का क्या वैल्यू है ये पता लगाते हैं। ये जो जॉब एक एम्प्लॉय करने वाला है, एक मजदूर जो ये काम करने वाला है, इस जॉब का क्या वैल्यू है, इसको फाइंड करना इज नोन एज जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? जॉब इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एक पर्टिकुलर जॉब है, इस जॉब का क्या वैल्यू है, इसको पता लगाना, इसका मतलब है जॉब इवैल्यूएशन। मतलब आप जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, समझो ध्यान से। जॉब इवैल्यूएशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ इंडिविजुअल जॉब्स एंड द कंपेंसेशन टू बी पेड टू द एम्प्लॉय हु होल्ड दिस जॉब। मतलब सीधा सा बात है कि क्या इस जॉब का कुछ वैल्यू है, क्या ये जॉब करने से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन एम्प्लॉय मिलेगा, क्या ये जॉब करने से एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सैलरी या कंपेंसेशन एम्प्लॉय को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये सब चीज का जब आप एनालाइज करते हो बेटा, इसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। एक ऑर्गेनाइजेशन खुद एक अपना जॉब के बारे में पूरा इवैल्यूएट करता है कि ये जॉब का क्या वैल्यू है, इस जॉब को करने से एम्प्लॉय लोगों को कितना कंपेंसेशन ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब इवैल्यूएशन। तो इसका पर्पस क्या है? जॉब इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? द पर्पस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन इज टू इंश्योर दैट एम्प्लॉयज आर पेड फेयरली ऑन द वर्क दे डू। तो सीधा सा बात है, इसका पर्पस एक ही है, इसका पर्पस एक ही है कि जो एम्प्लॉय इस काम को करते हैं उनको फेयरली क्या पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको फेयरली कंपेंसेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चेक करना है। इसीलिए जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। बस आपको अगर 2 मार्क्स का पूछा जाए तो इतना ही आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है? जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां पे आप अपना जॉब का वैल्यू चेक करते हो, क्या इस जॉब, क्या ये जॉब वैल्यूएबल है या नहीं है। हम लोग अपने एम्प्लॉय को कितना कंपेंसेशन दे रहे हैं, कितना कंपेंसेशन नहीं दे रहे हैं, ये सब चेक करना। यहां पे पर्सन को नहीं, यहां पे जॉब को जांचा जाता है बेटा। यहां पे पर्सन को नहीं, यहां पे जॉब को परखा जाता है कि ये जो एम्प्लॉय मेरा, ये जो प्यारा प्यारा एम्प्लॉय मेरा ये जो काम कर रहा है, क्या ये डिजर्विंग वेजेस या डिजर्विंग सैलरी या वो डिजर्विंग कंपेंसेशन मिल रहा है उसको या नहीं मिल रहा है। सिंपल सा बात है, ये क्या है? ये जॉब इवैल्यूएशन है। मतलब जॉब को इवैल्यूएट करना, काम को इवैल्यूएट करना। अब देखो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या है जॉब इवैल्यूएशन का? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है एस्टैब्लिशिंग फेयर कंपेंसेशन, कि हम अपने लेबर को, हम अपने वर्कर को, हम अपने मजदूर को एक फेयर कंपेंसेशन दे, एक फेयर सैलरी दे, एक वेल डिजर्व्ड सैलरी दे। इसीलिए जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है कि ये क्या जॉब सही है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद इंटरनल इक्विटी, जो इंटरनली इक्विटेबल वे में सबको वेजेस पे किया जाए। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है, अगर एक सिक्योरिटी गार्ड है उसको हम 10,000 दे रहे हैं, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड है उसको हम 8,000 दे रहे हैं, तो भाई ये इनजस्टिस हो जाएगा ना दूसरे वाले के साथ। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड वाला ही काम करो तो दोनों को ही सेम चीज मिलना चाहिए। तो इंटरनल इक्विटी हो
प्रमोट ए सेंस ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अलाइनिंग पे स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड को 10,000 दे रहे हो तो दूसरा वाला को भी आप 10,000 ही दो, ऐसा भेदभाव मत करो उसके साथ। क्लियर है? इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस मतलब क्या हो गया? इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशंस पे रेट्स आर कॉम्पिटिटिव विद द मार्केट। सिंपल सा बात है, मेरा कंपटीटर जितना पे कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, मैं उतना ही अपने एम्प्लॉय को पे कर रहा हूं। ये इंश्योर करना पड़ता है। सुनो, जियो अपने एम्प्लॉय को जितना पे करेगा उतना अगर एयरटेल अपने एम्प्लॉय को पे नहीं करेगा बेटा, तो एयरटेल के एम्प्लॉय जियो में चले जाएंगे। मतलब मैं अपने कंपटीटर के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को पे कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से भी हम लोग जॉब को इवैल्यूएट करते हैं। इसी वजह से हम लोग जॉब को इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर जियो अपने वर्कर को ज्यादा पे करेगा तो ऑफ कोर्स मैं तो जियो में चला जाऊंगा, मैं तो एयरटेल में काम नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड। आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड मतलब हाईलाइटिंग एरियाज वेयर ट्रेनिंग इज नीडेड टू एनहांस जॉब परफॉर्मेंस। सीधा सा बात है, जॉब परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए, एफिशिएंसी को इनहांस करने के लिए अब कौन कौन सा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, ये भी हम लोग पता लगाते हैं। मान लो कि एम्प्लॉय लोग से गलती हो रहा है, एम्प्लॉय लोग ये जॉब में सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कौन कौन सा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, ये भी फाइंड करने के लिए हम लोग को जॉब इवैल्यूएशन करना पड़ता है कि ये जॉब के लिए कौन कौन सा ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है जो मैं अपने लेबर या अपने वर्कफोर्स से करवा सकता हूं। क्लियर है? इसके बाद सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है। हर एक जन का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में हर एक बंदे का अपना अपना रोल रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से निभाए, इसीलिए जॉब को इवैल्यूएट किया जाता है। इसीलिए उसके जॉब को बेटा क्या किया जाता है? इवैल्यूएट किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है इनहांसिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। इससे एम्प्लॉय का भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हमारा बॉस हमारे खुद के जॉब को इवैल्यूएट करके हमें प्रॉपर सैलरी दे रहा है, प्रॉपर वेजेस दे रहा है, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से जो पैसा बनता है वो पैसा हमको मिल रहा है। एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहेगा आपका कि हमारे बॉस हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि पूरा जॉब को इवैल्यूएट कर रहा है, एनालाइज कर रहे हैं। तो सीधा सा बात है, इनहांसिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन मतलब इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क। सिंपल सा बात है, आप किसी के काम के वैल्यू को जान लेते हो ना, तो वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करने लगता है। वो इंसान मोटिवेटिंग पावर से काम करता है कि हाँ, मेरा बॉस जानता है मेरा काम का वैल्यू। जॉब इवैल्यूएशन मतलब आप उसके काम का वैल्यू को जानना चाहते हो, जान रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो उसके जॉब को, अपने एम्प्लॉयज की जॉब को इवैल्यूएट कर रहे हो। ठीक है, और कंप्लायंस विद द लीगल स्टैंडर्ड मतलब सीधा सा बात है, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो कंपेंसेशन बनता है, जो वेजेस बनता है, जो सैलरी बनता है, वही हम दे रहे हैं। इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो सैलरी मेरे एम्प्लॉयज डिजर्व करते हैं, वही मैं सैलरी दे रहा हूं अपने एम्प्लॉय को। तो इसी सब वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा? जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। इसी सब वजह से हम लोग क्या करते हैं? जॉब इवैल्यूएशन, कि भाई एक फेयर कंपेंसेशन दे पाऊं, इंटरनल इक्विटी हो। इंटरनल इक्विटी मतलब क्या होता है? इंटरनल इक्विटी मतलब सबको एक हिसाब से सैलरी मिले, एक स्तर के लोगों को एक हिसाब से सैलरी मिले। वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसको 10,000 मिल रहा है, तो इसको भी 10,000 मिलेगा। एक्सटर्नल कंपटीशन, मेरा जो कंपटीटर अपने एम्प्लॉयज को जितना सैलरी दे रहे हैं उतना सैलरी कम से कम मैं मेंटेन करूं। आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, क्या इस जॉब के रिलेटेड कुछ भी ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको फाइंड करूंगा और मैं अपने लेबर से ट्रेनिंग करवाऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है और एम्प्लॉय का भी मोटिवेशन बढ़ता है कि मेरा बॉस मेरा काम का वैल्यू समझ रहा है, मेरा बॉस मेरा काम का वैल्यू समझ रहा है और मेरे काम के हिसाब से मेरे को पैसा दे रहा है। इसलिए जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। और कंप्लायंस विद द लीगल स्टैंडर्ड, इट मींस क्या है? लेबर लॉस एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मैं अपने वर्कर्स को पे करूंगा। ठीक है, चलिए आगे अभी पढ़ेंगे स्कोप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। 2 मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है स्कोप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो जॉब इवैल्यूएशन एज ए एविडेंट फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ एम फॉर इवैल्यूएटिंग द जॉब नॉट द पर्सन। तो जॉब इवैल्यूएशन क्या है? जॉब इवैल्यूएशन का काम क्या है? मेन जॉब इवैल्यूएशन का काम क्या है कि भाई जॉब को इवैल्यूएट करना, पर्सन को नहीं। यहां पे पर्सन को नहीं परखा जाता है भाई, आदमी, इंसान, एम्प्लॉय को नहीं देखेंगे, जॉब को देखेंगे। मेरे जो एम्प्लॉय इतना मेहनत कर रहे हैं, वो जो जॉब के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, उस जॉब को परखेंगे, उस जॉब को एनालाइज करेंगे, उस जॉब को टटोलेंगे, देखेंगे कि हम क्या अपने एम्प्लॉय को सही सैलरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सही कंपेंसेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सिंपल सा बात है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द जॉब फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा बात है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू आप ये इवैल्यूएट करते हो, ये पता लगाते हो कि इस पर्टिकुलर जॉब का क्या वैल्यू है, ये पर्टिकुलर जॉब का क्या वैल्यू है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये पर्टिकुलर जॉब कितना रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे कंपनी के लिए। ये पर्टिकुलर जॉब जो कर रहे हैं, इसका क्या वैल्यू है। इसका ज्यादा अगर वैल्यू है तो ज्यादा सैलरी देंगे एम्प्लॉय को, कम वैल्यू है तो कम सैलरी देंगे एम्प्लॉय को। सिंपल सा बात है, ठीक है। द इवैल्यूएशन इज ऑलवेज इन रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट टर्म। मतलब सीधा सा बात है, इवैल्यूएशन अगर आप कर रहे हो, इवैल्यूएशन आप अगर कर रहे हो तो पूरा एब्सोल्यूट टर्म में थोड़ा ना करोगे। एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन मतलब 100% इवैल्यूएशन कभी आप कर पाओगे? बताओ तो, कभी आप 100% इवैल्यूएशन कर पाओगे? इक्का दुक्का परसेंट तो मिस होगा ही होगा। लेकिन आप रिलेटिव टर्म्स में कम से कम इवैल्यूएट कर लो, ऊपर ऊपर से देख लो जस्ट कि ये जॉब कितना, ये जॉब क्या रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जॉब का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है ये जॉब का। सिंपल। यहां पे क्या लिखा हुआ है? द आइडिया इज इवैल्यूएटिंग ए सर्टेन जॉब अगेंस्ट अदर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द फेयर कंपेंसेशन सिस्टम अगेंस्ट वेरियस बैंड्स एंड लेवल कैन बी एस्टैब्लिश्ड। सिंपल सा बात है, यहाँ पे ये भी हम लोग पता लगाते हैं कि दूसरे जॉब के कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पे कितना सैलरी दे रहे हैं, कितना कंपेंसेशन दे रहा है। मतलब कंपेंसेशन को भी देखते हैं कि ये जॉब का वैल्यू कितना है और हम लोग इसको कंपेंसेशन कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आप लोग को ये पता चलता है कि आपको क्या अपना कंपेंसेशन बढ़ाना चाहिए, क्या आपको अपने लेबर को, एम्प्लॉय को और सैलरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आप पता लगाते हो। एक्चुअली जो लेबर आपके लिए खट रहा है दोस्तों, वो जितना खट रहा है उसको उतना मिलना चाहिए कम से कम। मेरे कंपटीटर अपने लेबर को बहुत अच्छा पेमेंट कर रहे हैं और मैं अपने लेबर को ज्यादा पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो वो भाग जाएगा दूसरे उसमें, ठीक है। तो इसको होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर ये सब आता है। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या आता है? जॉब इवैल्यूएशन के अंदर ये सब आता है कि आप अपने जॉब्स के वैल्यू को समझते हो यहां पे, ठीक है। चलो, और अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जरा गौर से समझिए। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज द प्राइमरी टूल इन पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। जॉब एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने जॉब को पूरा एनालाइज कर रहे हो, आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उसको सिंथेसाइज कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो। अब जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो दोस्तों। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस। गैदर, सिंथेसाइज एंड इंप्लीमेंट। इन दिस मेथड एक पर्सनल मैनेजर रहता है, वो सारा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उस इंफॉर्मेशन को देखता है, परखता है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जितना भी उसको समझ में आया उसको आप इंप्लीमेंट करता है, वो नया नया कानून लाता है। तो गैदर, सिंथेसाइज एंड इंप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द वर्कफोर्स इन द कंसर्न। ए पर्सनल मैनेजर हैज टू अंडरटेक जॉब एनालिसिस सो टू पुट द राइट मैन टू द राइट जॉब। तो सिंपल सा बात है, जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं? जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं बेटा? जॉब एनालिसिस इसीलिए करते हैं राइट मैन को बिठाने के लिए, सही आदमी को बिठाने के लिए, सही जॉब में बिठाने के लिए, सही आदमी को सही जॉब में बिठाने के लिए, राइट मैन को राइट जॉब पे बिठाने के लिए हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं बेटा? सही आदमी को सही जगह पे बिठाने के लिए हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं। इसका मेन काम क्या है? एक पर्सनल मैनेजर रहता है, वो क्या करता है? गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करता है और इंप्लीमेंट करता है उस हिसाब से, ठीक है।
अब देखो, जॉब एनालिसिस के ना 2 आउटकम्स होते हैं। जॉब एनालिसिस के कितने आउटकम होते हैं सर? 2 आउटकम्स। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। सब चीज के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया जॉब एनालिसिस के अंदर कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं। आप जो अभी बोले कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट किया जाता है? कौन कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक पर्सनल मैनेजर? उसका डिटेल्स बताइए, उसका डिटेल्स बताइए। सबसे पहले वो ये कलेक्ट करता है नेचर ऑफ जॉब रिक्वायर्ड फॉर ए कंसर्न, मतलब कौन कौन से जॉब का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टाइप के जॉब का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन एक पर्सनल मैनेजर ये कलेक्ट करता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो कंपनी है, उसमें कैसे कैसे टाइप के कौन कौन से जॉब रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो ये डिसाइड करता है साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका साइज क्या है, कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का साइज क्या है बेटा, ये इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू फिट दैट स्ट्रक्चर, मतलब हमें कौन से टाइप के लोग चाहिए, हमें कौन से टाइप के लोग चाहिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन में ढल जाए। हमें आईटी बैकग्राउंड का लोग चाहिए, हमें अकाउंट्स बैकग्राउंड का या फाइनेंस बैकग्राउंड का, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, ये इंफॉर्मेशन हमें लेना पड़ता है कि कौन से टाइप के लोग चाहिए टू फिट दैट स्ट्रक्चर। इसके बाद द रिलेशनशिप ऑफ द जॉब विथ अदर जॉब इन द कंसर्न, मतलब ये जॉब का रिलेशनशिप दूसरे जॉब से कैसा है। सिंपल सा बात है, जब आप जॉब इवैल्यूएटिंग करते हो, जॉब एनालिसिस करते हो, तो ये एक पर्टिकुलर जॉब का क्या रिलेशनशिप है दूसरे जॉब के साथ, ये एक पर्टिकुलर जॉब किस तरीके से तालमेल बनाएगा दूसरे जॉब के साथ। एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत टाइप का जॉब रहता है, तो ये जो पर्टिकुलर जॉब है, ये जॉब कैसे तालमेल बनाएगा, कैसे रिलेशनशिप बनाएगा दूसरे जॉब के साथ, और इस जॉब के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस लगेगा, क्या क्या बैकग्राउंड लगेगा, वो सब हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर जॉब। क्लियर है? तो ये सब सारा इंफॉर्मेशन जॉब एनालिसिस के तहत हम लोग कलेक्ट करते हैं। ये सब सारा इंफॉर्मेशन हम लोग जॉब एनालिसिस के तहत कलेक्ट करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ जॉब रिक्वायर्ड फॉर ए कंसर्न, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ मतलब कि पीपल रिक्वायर्ड टू फिट with that structure, the relationship of the job with other job in the concern, kind of qualification and academic background required for job। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे बेनिफिट्स। जॉब एनालिसिस करने का बेनिफिट क्या क्या मिलता है, जॉब एनालिसिस करने का बेनिफिट क्या क्या मिलता है भैया, एडवांटेजेस क्या क्या मिलता है ये बता दो। एडवांटेजेस क्या क्या मिलता है जॉब एनालिसिस करने का, तो जानो समझो क्या क्या एडवांटेज होता है। देखो, जॉब एनालिसिस हेल्प द पर्सनल मैनेजर एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जॉब एनालिसिस अगर आप करते हो तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के वक्त में आपको बहुत हेल्प मिलता है। आप बढ़िया तरीके से रिक्रूट कर पाते हो, बढ़िया तरीके से सेलेक्ट कर पाते हो एक कैंडिडेट को। आप अगर प्रॉपर तरीके से जॉब एनालिसिस किए रहेंगे दोस्तों, तो आप एक इंसान को बहुत बढ़िया तरीके से रिक्रूट कर पाओगे, सेलेक्ट कर पाओगे, और राइट आदमी को राइट जॉब पे बिठा पाओगे। सिलेक्शन बहुत मस्त होगा, एक सही आदमी को सही जॉब पे बिठा पाओगे। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? ठीक है, आगे। इट हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड एक्सटेंट एंड स्कोप ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड इन द फील्ड। सिंपल सा बात है, जॉब एनालिसिस की वजह से आप ये देख पाओगे कि कितना ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, कौन से लेवल तक का ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, ये फाइंड कर पाओगे आप। मेरे प्यारे प्यारे एम्प्लॉयज को, जिसको मैं हायर करने वाला हूं, उनको कितना मैं ट्रेनिंग दूं, कौन से लेवल का ट्रेनिंग दूं, किस टाइप का ट्रेनिंग दूं, वो सब आप फाइंड कर पाओगे बेटा, वो सब आप फाइंड कर पाओगे। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द जॉब इन विच द वर्थ ऑफ द जॉब हैज बीन इवैल्यूएटेड। सिंपल सा बात है, जॉब को भी आप इवैल्यूएट करते हो इससे। जॉब एनालिसिस मतलब क्या, जॉब के बारे में भी पता लगता है आपका। जॉब मतलब कि जॉब को भी आप इवैल्यूएट कर लेते हो कि ये जॉब कितना अच्छा है, इसमें कितना पे करने वाले हम लोग। ठीक है, इसके बाद इन दोस इंस्टेंसेस वेयर स्मूथ वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड इन कंसर्न। ठीक है, इसके बाद व्हेन ही हैज टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप सो द डिसऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द कमांड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये
ये सब पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद देखो लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो, लास्ट वाला पॉइंट, ये वाला नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, ये ज्यादा कुछ हैवी हो गया, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। चलो फोर्थ वाला पॉइंट मत पढ़ना, ये वाला पॉइंट पढ़ना। इट ऑल्सो हेल्प टू चॉक आउट द कंपेंसेशन प्लान फॉर द एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो हेल्प द पर्सनल मैनेजर टू अंडरटेक परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टिवली इन द कंसर्न। सिंपल सा बात है, कंपेंसेशन प्लान को डिसाइड करने में भी हेल्प होता है। आप अगर जॉब एनालिसिस करते हो तो आप सैलरी भी बहुत बढ़िया तरीके से डिसाइड कर पाओगे कि मेरे जो एम्प्लॉय रहेंगे उसका सैलरी क्या होगा, बिकॉज आपको पता रहेगा, वो जॉब को तो पूरा इवेल्युएट किए हो, आप एनालाइज किए हो कि ये किस प्रकार का जॉब है, कितना सैलरी मिलना चाहिए। तो सैलरी के बारे में भी आप लोग को पता रहेगा बेटा, सैलरी के बारे में भी आपको पता रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करने वाला है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद क्या बात करने वाला है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एनालिसिस का दो टाइप्स होता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, सुनिए। यहां पे क्या दिया हुआ है, ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डॉक्यूमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट रहता है जहां पे क्या लिखा रहता है, ड्यूटीज लिखा रहता है कि आपका ड्यूटीज क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, सब चीज के बारे में लिखा रहता है। आपके जॉब के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स लिखा रहेगा कि ये जॉब करने के लिए आप में क्या क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, कितना आवर का जॉब है, फलाना डिमकाना, सब कुछ लिखा रहता है इसमें। तो ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए डॉक्यूमेंट दैट क्लियरली आउटलाइंस द ड्यूटीज, कि मेरे जो एम्प्लॉयज है उसका क्या ड्यूटी रहेगा, वो एक डॉक्यूमेंट में, वो एक फाइल में लिखा रहता है कि आपका इस जॉब के प्रति ड्यूटी क्या रहने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। आप किसको रिपोर्ट करोगे, आप किसको रिपोर्ट करोगे, आपका मैनेजर कौन रहेगा, इसको लीड कौन करेगा, इस पर्टिकुलर जॉब को लीड कौन करेगा, ये पूरा का पूरा लिखा रहता है यहां पे, ठीक है। एक फाइल में, एक डॉक्यूमेंट में सब चीज लिखा रहता है कि इस पर्टिकुलर जॉब, ये जो जॉब करने वाला है, मान ले मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला हूं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई एक स्पेसिफिक जॉब के फील्ड में मैं करने वाला हूं, तो मेरे को एक फाइल थमाया जाएगा, मेरा मतलब कि मेरा हाथ में एक फाइल दिया जाएगा, उस फाइल में लिखा रहेगा कि इस जॉब का क्या क्या ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, क्वालिफिकेशंस कितना रिक्वायरमेंट है, मैं किसको रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इट सर्व्स एज अ क्रिटिकल टूल फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम क्लियरली लिखा रहता है कि इस जॉब के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए बेटा, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए, क्या क्या चीज का नहीं रिक्वायरमेंट है, पूरा क्लियरली यहां पे दे के रखता है। बात खत्म। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक रोल, जिससे एक एम्प्लॉय भी समझ पाए कि ये ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, मेरे अंदर क्या क्या होना चाहिए ये जॉब लेने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहता है, एक डॉक्यूमेंट रहता है जहां पे आपका ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके क्वालिफिकेशंस लिखे रहेंगे, ठीक है, जिस क्वालिफिकेशंस में आपको भर्ती दिए जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है, यहां पे सबसे पहले यहां पे लिखा है क्या क्या, जॉब टाइटल, जॉब यहां पे लिखा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा रहता है। सबसे पहले जॉब टाइटल लिखा रहता है कि कौन से पोजीशन के लिए जॉब है, जॉब समरी लिखा रहता है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लिखा रहता है, कितना सर ग्रेजुएट को जॉब दे रहे हैं तो ग्रेजुएट लिखा रहेगा वहां पे, ठीक है। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप लिखा रहेगा कि किसको आप रिपोर्ट करोगे, कौन आपका मैनेजर है, वर्क एनवायरनमेंट लिखा रहेगा कि किस वर्क एनवायरनमेंट में आपको काम करना है, वर्क शेड्यूल लिखा रहेगा, कौन से टाइम फ्रेम में आपको काम करना है, पूरा का पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, वो आपको थमाया जाएगा। आप मान लो एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो जॉब डिस्क्रिप्शन को देख के आपको ये फैसला लेना है कि आप ये जॉब के लिए सुटेबल हो या नहीं हो, ठीक है। अब देख ही लिए क्या क्या लिखा रहता है, जॉब टाइटल, कौन से पोजीशन के लिए जॉब है, जॉब समरी, एक पूरा ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, ऑब्जेक्टिव या मेन पर्पस ऑफ द जॉब, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है आपका, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आप किसको रिपोर्ट करोगे, किसको रिपोर्ट करोगे, कौन लीड कर रही है टीम, वर्क एनवायरनमेंट, कैसा वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, फिजिकल कंडीशन, वर्क शेड्यूल, वर्क का शेड्यूल क्या रहेगा, कितना घंटा काम करना है, सब चीज आपको समझा दिया जाता है, सब चीज आपको बेटा समझा दिया जाता है। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। आ जाओ,
सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, आ जाओ। सबसे पहले क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस। ये अपने एक्सपेक्टेशंस को सुनो। एक कंपनी, बेटा आपसे बात कर रहा हूं, एक कंपनी अपने एक्सपेक्टेशन को बयां करती है। एक कंपनी क्या करती है, अपने एक्सपेक्टेशंस को बयां करती है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूं। जॉब डिस्क्रिप्शन के रूप में एक कंपनी अपना एक्सपेक्टेशन को बयां करती है कि मेरे जो एम्प्लॉयज नए नए आएंगे उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। सिंपल सा बात है, समझ में आया। इसके बाद गाइड्स रिक्रूटमेंट, हेल्प अट्रैक्ट एंड सेलेक्ट अ सुटेबल कैंडिडेट। इससे क्या होता है, इससे आप बहुत बढ़िया तरीके से रिक्रूट भी कर सकते हो, इससे आप अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट भी कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर रहेगा ना आपको कि कौन से क्वालिफिकेशन वाले आदमी का रिक्वायरमेंट है। सिंपल सा बात है, अगर आपको आईटी फील्ड में रखना है किसी को तो सीधा सा बात है आप इंजीनियर को ही खोजोगे। आपको एकदम क्लियर है कि क्वालिफिकेशन हमको इंजीनियर ही चाहिए, कि बीटेक एमटेक वाले लोग ही चाहिए, अब बीकॉम वाले लोग को थोड़ा ना रखोगे। ठीक है, तो गाइड्स रिक्रूटमेंट, अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रेडी है ऑलरेडी तो आप बहुत इजीली भैया रिक्रूट कर सकते हो। आप ट्रेन कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको लगा कि एम्प्लॉय को आपके प्यारे प्यारे मजदूर को ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, उसको ट्रेनिंग दो, उसको स्किल्स सिखाओ, उसको क्वालिफिकेशन सिखाओ। ठीक है, सपोर्ट पर्सनल मैनेजर, सो प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को भी आप चेक कर पाओगे कि एम्प्लॉय क्या ये जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन में 12 घंटा लिखा हुआ था, ये तो 8 घंटा काम करके जा रहा है, तो ये एम्प्लॉय सूट नहीं कर रहा है, हटाओ इसे। तो सीधा सा बात है, आप अपने एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के हेल्प से, कि जो जॉब के लिए बोला गया था वो वही कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ। ठीक है, इसके बाद लीगल कंप्लाइंस, मतलब सीधा सा बात है लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से भी वो काम देता है। जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके हिसाब से कंपेंसेशन देता है, सैलरी देता है, उसके हिसाब से अपना जॉब ठीक है, उसके हिसाब से अपना वो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाता है उसके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन हो, ये भी इंश्योर करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन लाने का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो। एम्प्लॉयर को भी पता रहे कि क्या काम करवाना है, एम्प्लॉय को भी पता रहे क्या काम करना है। एम्प्लॉयर को भी पता रहे क्या काम करवाना है, एम्प्लॉय को भी पता रहे क्या काम करना है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग रहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, और आपके करियर पाथ को भी ये इंश्योर करता है। जॉब वो डिस्क्रिप्शन के बीच में आपका वो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी भी मिलता है और आपका करियर का प्रोग्रेशन भी होता है, करियर भी प्रोग्रेस होता है। एक एम्प्लॉय का भैया करियर भी प्रोग्रेस होता है। करियर क्या होता है, करियर भी प्रोग्रेस होता है, करियर भी आगे बढ़ता है और उनको डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, उसको डेवलप करने की भी, डेवलप होने की भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या था, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या क्या पढ़े सर, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन, जो आपका एक्सपेक्टेशन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेक्टेशन है उसको क्लैरिफाई करता है, रिक्रूटमेंट के लिए गाइड करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन देता है, एड्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट पर्सनल मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करता है, लीगल कंप्लायंस को भी इंश्योर करता है, फॉलो करता है कि जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है मैं उसको फॉलो करके ये जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहा हूं। इसके बाद कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करता है एंड डिफाइंस करियर पाथ। क्लियर है? आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। सिंपल सा बात है, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, मतलब सीधा सा बात है कि मिनिमम नॉलेज रिक्वायरमेंट कितना है, मिनिमम कितना क्वालिफिकेशंस आपको लगेगा ये फाइंड करना। तो जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट व्हिच टेल्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज। मतलब मेरे को मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं जो एम्प्लॉय को हायर करने वाला हूं वो क्या होना चाहिए, वो 12th पास होना चाहिए या वो ग्रेजुएट होना चाहिए या वो सीए होना चाहिए, वो सीएस होना चाहिए या सीएमओ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब के लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है बेटा, जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब एक स्टेटमेंट होता है विच टेल्स द मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज।
विच हेल्प्स टू परफॉर्म ए जॉब। सीधा सा बात है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है? जॉब स्पेसिफिकेशन ये बताता है कि हमें अपने ये पर्टिकुलर जॉब के लिए कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट चाहिए, कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट चाहिए, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सिंपल सा बात है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट द जॉब डिस्क्रिप्शन इनटू ह्यूमन क्वालिफिकेशन सो दैट द जॉब कैन बी मतलब कि परफॉर्म्ड इन ए बेटर मैनर। तो जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब क्या कि हमारे एम्प्लॉय में कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप अप्रोप्रिएट पर्सन को राइट जॉब के लिए, राइट पोजीशन के लिए सेलेक्ट कर सको। मान लो आप ऑडिट करवा रहे हो एक बीकॉम से, आप एक बीकॉम वाला कैंडिडेट से ऑडिट वाला काम करवा रहे हो, वैसे तो करवा ही नहीं सकते, वैसे तो रूल्स लॉ है ही नहीं, ऑडिट सिर्फ सीए ही कर सकता है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है ना वो सिर्फ सीए ही कर सकता है। लेकिन मान लो आप बीकॉम वाले वो जो बंदे हैं उसे पूरा का पूरा ऑडिट रूल ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा, है कि नहीं बताओ। चलो, सो द कंटेंट्स आर, सुनिए जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कंटेंट्स है बताइए। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या कंटेंट्स है? जॉब वो टाइटल के बारे में दिया रहता है कि कौन से डेजिग्नेशन के लिए, कौन से जॉब टाइटल के लिए हमें बंदे चाहिए। मान लो कि आपको सीएस चाहिए तो यहां पे लिखा रहेगा सीएस। ऑफ कोर्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी सीएस चाहिए हम लोग को एक सीएस बंदा चाहिए। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीएस, साथ साथ कुछ छोटका मोटका कोर्स किया हो, बीकॉम बीबीए किया हो, ऐसा वाला बंदा हम लोग को चाहिए। सिर्फ सीएस नहीं, साथ में बीकॉम बीबीए वाला बंदा चाहिए। इस तरीके से लिखा रहता है उधर, इस तरीके से क्या लिखा रहता है? लिखा रहता है। सिंपल सा बात है, फिजिकल एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब कि सीधा सा बात है, आप सही सलामत होना, आप फिजिकली और मेंटली फिट होना इस जॉब के लिए, वो भी देखा जाता है। उसके लिए भी टेस्ट करवाना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट, उसके लिए मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट, ठीक है। सब कुछ लिखा रहता है वहां पे कि कौन से डेजिग्नेशन के लिए हमें चाहिए, कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिट होना चाहिए तो कितना फिट होना चाहिए, सब लिखा रहता है। स्पेशल एट्रीब्यूट टू द एबिलिटी, मैच्योरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, मतलब कि उसके अंदर क्या क्या मैच्योरिटी होना चाहिए, डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, वो सब लिखा रहता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। कि भाई जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब किस स्तर के आदमी को हम ये जॉब देने वाले हैं, क्या कितना कैपेबल होना चाहिए, कितना कैपेबिलिटी होना चाहिए उस आदमी के अंदर। और रिलेशनशिप ऑफ द जॉब विथ अदर जॉब इन द कंसर्न, मतलब सीधा सा बात है, ये जॉब के साथ दूसरे जॉब का क्या रिलेशनशिप रहने वाला है उसको समझा दिया जाता है। ये क्या है? ये है जॉब स्पेसिफिकेशन। हम लोग ने क्या पढ़ा? जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ा। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब सीधा सा बात है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए जिसको ये जॉब मिलेगा, मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज। ये जॉब के लिए हम लोग किसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए उसका, ये फाइंड करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज ये चैप्टर खत्म करेंगे पूरा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन करने से आपको क्या क्या मिल जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन करके? सिंपल से बात है, रिक्रूटमेंट कर पाओगे आप, रिक्रूटमेंट कर पाओगे। और अगर मान लो कि इसके बदले में आपको एडवांटेज भी पूछ लिया ना, फिर भी सेम ही आंसर होगा, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन का एडवांटेज भी पूछ लिया फिर भी इसका सेम ही आंसर होगा, याद रखना बस। तो जॉब स्पेसिफिकेशन की मदद से आप बहुत बढ़िया तरीके से रिक्रूटमेंट कर पाओगे, राइट कैंडिडेट को राइट पोजीशन पे बिठा पाओगे, सीधा सा बात है, ठीक है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द राइट कैंडिडेट्स विद द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे पाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप ट्रेनिंग दे पाओगे, एक बंदे को बहुत बढ़िया तरीके से आप ट्रेनिंग दे पाओगे, उसका डेवलपमेंट कर पाओगे, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन की वजह से एक बंदे को अब बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दे पाओगे, अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब का आपको बंदा चाहिए उस हिसाब को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जैसे सीए करवाने के लिए यहाँ पे देखो 3 साल का ट्रेनिंग होता है, तो भाई ट्रेन किया जाता है उस हिसाब से कि हमको कौन से बंदे चाहिए, हमारे इंडस्ट्री में कौन कौन से टाइप के बंदे चाहिए, उस हिसाब से उसको बनाने के लिए 3 साल का ट्रेनिंग देते हैं उसको। अभी तो 2 साल हो गया है। चलो आगे हो गया भाई, उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है
उसका परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई क्लियर क्राइटेरिया रख दो उसके सामने कि भाई हमारे पास जॉब करने के लिए तुमको कितना क्वालिफाइड मांगता है, उसको क्लियरली बोल दो कि कितना क्वालिफिकेशन तुमको चाहिए हमारे पास जॉब करने के लिए। तो ये क्या है? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। जॉब मैचिंग, उसके बाद जॉब मैचिंग, असिस्ट इन मैचिंग एम्प्लॉइज टू अप्रोप्रिएट जॉब बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एट्रीब्यूट्स एबिलिटीज। तो सीधा सा बात है कि सिंपल सा बात है, जॉब करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसके बारे में यहां पे बता देता है। एंड कंपेंसेशन मतलब कि डिसाइड करने के लिए, कंपेंसेशन डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वे है जॉब स्पेसिफिकेशन। आपका जॉब स्पेसिफिकेशन अगर क्लियर रहेगा कि कौन से रोल के लिए आप रखना चाह रहे हो एम्प्लॉय, क्या कितना कैपेबल होना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आप सैलरी भी सेट कर सकते हो, उस हिसाब से आप कंपेंसेशन भी सेट कर सकते हो। और करियर डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। फैसिलिटेट्स करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बाय आउटलाइनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड स्किल। सीधा सा बात है, आप सीधा सा बोल दे रहे हो कि मेरे को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेरे को क्या क्या स्किल्स चाहिए, तो उस बंदे का तो करियर डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। आप उसके करियर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि उस पर्टिकुलर बंदे का किस तरीके से डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये सब क्या है? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस 5 तो याद कर लेना, 5 तो याद कर लेना। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलो आगे है परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है? एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को चेक करना। एम्प्लॉय कितना परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करना, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना, दखल अंदाजी करना, इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड अंडरस्टैंड अप्रेजल इज जनरली डन इन द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन। ये पर्सन के अंदर, ये मेरे एम्प्लॉय के अंदर कितना एबिलिटी है, कितना कैपेबिलिटी है, इसको चेक करना। परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्मेंस चेक करना। किसका परफॉर्मेंस? सर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, मेरे मजदूर का परफॉर्मेंस, इसके अंदर कितना एबिलिटी है उसको चेक करना। समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो? फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर फर्दर व्हाट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Performance appraisal in the systematic evaluation is the performance of employees and to understand appraisal is generally done in the ability of a person। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होता है? देखो, इसमें होता है द सुपरवाइजर मेजर्स टू पे द एम्प्लॉइज एंड कंपेयर इट विद द टारगेट एंड प्लान। तो सबसे पहले सुपरवाइजर ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को कितना पे करना है। ये बंदा अगर ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, अगर मान लो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा हाई परफॉर्म कर रहा है, तो इसको वेजेस भी या सैलरी भी ज्यादा ही मिलेगा। अगर ये बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नॉर्मल वेजेस मिलेगा इसको। तो सुपरवाइजर लोग डिसाइड करता है कि इसका एफिशिएंसी कितना है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कितना है, परफॉर्मेंस कितना है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद इट एनालाइजेस द फैक्टर बिहाइंड द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा है, किसके लिए ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन से चीज के लिए ये एम्प्लॉय इतना मेहनत कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। सुपरवाइजर लोग ये भी एनालाइज करते हैं। सुपरवाइजर लोग बेटा ये भी एनालाइज करते हैं कि ये वर्कर इतना परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्या बात हो गई दया जो ये वर्कर इतना परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद द एम्प्लॉयर आर इन द पोजिशन टू गाइड द एम्प्लॉयज फॉर ए बेटर परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉयर्स जो है ये ऐसा पोजीशन में रहता है कि अपने एम्प्लॉयज को बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करता है फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस, फ्यूचर में भी वो लोग बेटर काम कर सके इसी वजह से। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके बाद हमारा जो है खत्म हो जाएगा HRM का सिलेबस। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है सुनिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल में ऑब्जेक्टिव क्या क्या मिलता है? टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एम्प्लॉयज टू प्लेस राइट मैन ऑन द राइट जॉब। तो सीधा सा बात है, स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए, एम्प्लॉयज के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं बेटा। आप एम्प्लॉयज के स्ट्रेंथ को जान पाओ, वीकनेस को जान पाओ, इस वजह से क्या करना पड़ता है? इस वजह से हम लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है। इसके बाद टू प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टडीज। तो सीधा सा बात है, हम लोग एम्प्लॉयज का फीडबैक जान सके, एम्प्लॉयज को फीडबैक दे सके कि कैसा आपका परफॉर्मेंस हो रहा है, उस वजह से हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। एक बॉस
एक बॉस अपने एम्प्लॉय को अगर बताएगा नहीं कि वो कैसा काम कर रहा है, वो किस हिसाब से काम कर रहा है, फिर एम्प्लॉय सीखेगा कैसे? एम्प्लॉय को फीडबैक देने के लिए एम्प्लॉयर को परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है। एम्प्लॉयर के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए एम्प्लॉयर को, सीधा सा बात है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने के लिए करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एक बॉस अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक देने के लिए कि तुम कैसा काम कर रहा है, इसके लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है। एंड इसके बाद देखिए, टू प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड स्टेटस। तो सीधा सा बात है, उसके परफॉर्मेंस और उसके रिलेटेड स्टडी, ये तो एकदम रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, रिपीट हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव क्या? इट सर्व्स एज ए बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग हैबिट टू द एम्प्लॉयज। मतलब सीधा सा बात है, एम्प्लॉयज के अंदर एक वर्किंग हैबिट बनाने के लिए आपको परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना पड़ेगा। आप अगर उसके परफॉर्मेंस पे दखल अंदाजी नहीं करोगे, आप अगर उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करोगे, अप्रेजल नहीं दोगे, तो वो काम नहीं करेगा बेटा, काम नहीं करेगा। अगर काम करवाना चाहते हो, अगर अपने एम्प्लॉय से वर्किंग हैबिट डलवाना चाहते हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा पूरा का पूरा एचआरएम का सिलेबस खत्म हो गया। ये तो दोस्तों, एमएमएचआरएम का ऑलरेडी संजीवनी बूटी आ चुका है, तो आप लोग फटाफट से आप इसको लिखिएगा, लर्न कीजिएगा, और वन शॉट भी आएगा, मैराथन भी आएगा, वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय। हो गया एचआरएम का सिलेबस कंप्लीट, एचआरएम का सिलेबस कंप्लीट। अब एमएम का सिलेबस आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।